कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल चैप्टर नंबर 3 बेटा हम ये पढ़ने जा रहे हैं। आपको जो नोट्स मैंने दिए हैं उसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट 14 क्वेश्चंस कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल के चैप्टर के हैं पर्टिकुलरली। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अगर आप देखें तो आपको हेडिंग दी हुई है डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज प्रोडक्शन की। फर्स्ट 14 क्वेश्चन के बाद हेडिंग दी है डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज प्रोडक्शन। अब वो चैप्टर तो मटेरियल वाला है लेकिन टॉपिक क्योंकि उसमें भी जर्नल एंट्रीज करनी है तो मैंने इन दोनों टॉपिक्स को मर्ज कर दिया, एक ही चैप्टर बना दिया। आपने जर्नल एंट्री वाला चैप्टर समझना है। 14 क्वेश्चन करने के बाद हम जब डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज वाले टॉपिक पर आएंगे उसमें भी जर्नल एंट्रीज है, तो है तो ये मटेरियल वाले टॉपिक का चैप्टर का टॉपिक है लेकिन हम उसको इसके साथ ही पढ़ेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल ये चैप्टर क्या है, इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, आज कल हम इसकी बेस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने क्या चीजें डिस्कस करनी है, वो सारी टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज होनी है उनको डिस्कस करेंगे, वो सारी टेक्निक जो इसमें इस्तेमाल होनी है उसको पहले डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोसेस साइकिल जो चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है, एक के बाद दूसरा स्टेप, आखिरी स्टेप के बाद फिर ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेप आ जाता है। तो साइकिल है ना खत्म होने वाला। इस चैप्टर में आपने, मैंने इस वजह से साथ ब्रैकेट में लिख दिया है एंट्रीज। इस चैप्टर में आपने एंट्रीज डिस्कस करनी है। अब तक आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या एडवांस अकाउंटिंग में जो एंट्रीज पढ़ी हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्रीज हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्रीज हैं। अब आप पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एंट्रीज। एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, उस फैक्ट्री, उस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एंट्रीज पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने पूरा प्रोसेस समझना है। अगर आपने 2 दिन लेक्चर समझ लिया तो बाद में आसान हो जाएगा, वरना ये चैप्टर आपके लिए शायद सबसे मुश्किल हो जाएगा। इन एंट्रीज को समझने से पहले इनमें जो नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं, जो इवेंट्स इन्वॉल्व हैं, जो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं, उनको पहले अंडरस्टैंड करना है। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साइकिल को समझना है, फिर आप इस काबिल होंगे कि उसकी एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए 3 तरह के कॉस्ट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज लेबर एंड थर्ड इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। 3 चीजों से प्रोडक्शन होती है। उसके लिए मटेरियल चाहिए होता है, लेबर चाहिए होती है और अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं। अब चैप्टर की समझ तब आएगी जब आप इन फैक्टर्स के बारे में आपको फुल ग्रिप हो। देखिए स्टूडेंट, ये जो मटेरियल है ना, इसका मतलब है जी सब्सटेंस। हर वो चीज मटेरियल है जो जगह घेरती है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिस्मानी वजूद होता है, उसको कहा जाता है मटेरियल। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को ले लें, किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ले लें, उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन भी चल रहा होता है, फैक्ट्री में मशीनें भी चल रही होती हैं, पैदावार भी हो रही होती है और उसके दफ्तर भी होते हैं जहां पर सारी वर्किंग होती है, ऑफिस भी होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री है, उसका कोई आउटर फेस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कोई एचआर डिपार्टमेंट, कोई सब कुछ होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या है, साथ फैक्ट्री भी है और उसके साथ ऑफिस भी है। कंपनी का एक परचेज डिपार्टमेंट होता है जिसने फैक्ट्री के लिए भी और ऑफिस के लिए भी परचेजेस करनी होती हैं, चीज़ें जो ज़रूरत है,
जिन मटेरियल्स की जरूरत है उनको खरीदना होता है, उनके लिए लेबर मैनेज करनी होती है एचआर डिपार्टमेंट ने। वो लेबर फैक्ट्री के लिए भी चाहिए और वो लेबर ऑफिस के लिए भी चाहिए। काम करने के लिए लोग फैक्ट्री के में भी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी चाहिए और ऑफिस के लिए भी चाहिए। इसी तरह ओवरहेड्स के भी एक्सपेंस हैं जो ये पर्टिकुलरली फैक्ट्री के इनडायरेक्ट अदर मिसलिनियस सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं। अब समझना ये है कि जब हम मटेरियल्स की बात करेंगे ना, तो एक बिजनेस जब मटेरियल खरीदेगा, बात समझनी है, एक बिजनेस जब मटेरियल खरीदेगा तो वो मटेरियल 4 तरह का हो सकता है। जब आप मटेरियल खरीदेंगे तो 4 तरह का मटेरियल हो सकता है। फर्स्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो फैक्ट्री में इस्तेमाल होगा, जो प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट होता है, जिसके बगैर प्रोडक्ट तैयार नहीं हो पाती, उसको कहा जाता है ये डायरेक्ट मटेरियल है। क्या है? जो प्रोडक्ट को देखकर निशानदेही की जा सकती है, भाई ये प्रोडक्ट में ये मटेरियल लगा हुआ है। जैसे इस टेबल को आप देख रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं, किसी और चीज, जिस चेयर पे आप बैठे हैं उस चेयर को आप देखें, तो जो मटेरियल डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाए उसको कहा जाता है ये डायरेक्ट मटेरियल है। ऑलरेडी इसके बारे में हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं। फिर मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, ये भी फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, प्रोडक्ट का हिस्सा होता है लेकिन इंटीग्रल पार्ट नहीं होता, वाज़िया तौर पर नजर नहीं आ रहा होता। प्रोडक्ट की तैयारी में इसका अमल दखल भी होता है, प्रोडक्ट के वजूद का हिस्सा भी होता है, लेकिन ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है। जैसे आप जो टेबल बना रहे हो, टेबल बनाने के बाद इस पे पेंट करते हैं, पेंट मटेरियल इस प्रोडक्ट का हिस्सा बन गया है, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है कि उसके बगैर प्रोडक्ट का वजूद ही मुमकिन ना होता। तो जब आप मटेरियल की बात करते हैं तो मैंने बताया 4 तरह का मटेरियल है। एक मटेरियल वो जो प्रोडक्ट का मेन हिस्सा है, दूसरा भी प्रोडक्ट का हिस्सा लेकिन इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तीसरा मटेरियल बेटा ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली अशिया, सप्लाईज। ऑफिस में क्या इस्तेमाल होता है? स्टेशनरी इस्तेमाल होती है, इंक इस्तेमाल होती है, रिमूवर इस्तेमाल होता है, पेजेस यूज किए जाते हैं प्रिंटिंग के लिए, टिकट्स होती हैं जो आपने पोस्टेज के लिए इस्तेमाल करनी होती है। ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला जितना भी मटेरियल है, स्टेपलर की पिन्स हैं, प्रिंटर की इंक है, ये सब क्या है? ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल। जाहिर सी बात है ऑफिस अगर आपके चल रहे होंगे तो उनके लिए भी मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो एक बिजनेस अपने लिए जब मटेरियल खरीदता है तो उसने देखना उसकी फैक्ट्री की कितनी ज़रूरतें हैं, उसकी ऑफिस की कितनी ज़रूरतें हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल भी खरीदा जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी खरीदा जाता है, ऑफिस सप्लाईज भी खरीदी जाती हैं। और चौथी तरह का मटेरियल होता है शिपिंग या सेलिंग सप्लाईज। क्या? शिपिंग या सेलिंग सप्लाईज। बेटा शिपिंग सप्लाईज या सेलिंग सप्लाईज है ना, ये सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है, जो चीजों को रैप करके पैक करके दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में भिजवाते हैं। उनके लिए बाइंडिंग टेप है, गत्ते के डब्बे हैं, स्टील के बॉक्सेस हैं, रैपिंग पेपर है, ग्लू है, बैग्स हैं किसी भी किस्म के जिसमें पैक करके चीजें शिपमेंट की जाती है, सेल की जाती हैं। वो जो मटेरियल पैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, शिपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, वो जो लकड़ी के डब्बे इस्तेमाल होते हैं, गत्ते के डब्बे इस्तेमाल होते हैं, स्टील के बॉक्सेस यूज किए जाते हैं चीज़ों को एनवायरमेंटल इफेक्ट से बचाने के लिए। तो वो जितनी भी मटेरियल है उसको क्या कहा जाता है? शिपिंग सप्लायर्स या सेलिंग सप्लायर्स। ये 4 किस्म का मटेरियल होता है जो एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो एक बिजनेस में खरीदा जाता है। क्लियर है? यस सर। अब आ रही लेबर पर। आपकी लेबर जो आपको बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रिक्वायर्ड होती है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बेटा लेबर भी 4 तरह की होती है। एक है जी डायरेक्ट लेबर, जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है और जिसके बगैर कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं हो सकता, इसको कहा जाता है डायरेक्ट लेबर। इंजीनियर्स, जिसको हम अपनी जुबान में मिस्त्री भी कहते हैं,
जो कंस्ट्रक्शन का मिस्त्री होता है ना, जो चीजों को जानता है कैसे कंस्ट्रक्शन होनी है, बाकियों से काम करवाता है, इंग्लिश में इसको इंजीनियर कहा जाता है। तो जो बताता है भाई कैसे किस टेक्निक से चीज तैयार होनी है, कितना टेम्परेचर रखना है, किस चीज में कितनी क्वांटिटी मिक्स करनी है, कैसे प्रोडक्ट तैयार होगी, किस मशीन से किस मशीन पर आपने प्रोडक्ट को शिफ्ट करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वो है ऐसी लेबर जिसके बगैर प्रोडक्ट नहीं बन सकती, जो प्रोडक्ट बनाने की टेक्निक जानता है। दूसरी किस्म की लेबर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। ऐसी लेबर है जो हेल्पर्स का काम करते हैं, हैंडलर्स का काम करते हैं, चीजें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना, चीजों को हैंडल करना, कैरी करना, मैनेज करना, स्टोर रूम में रखना, स्टोर रूम से लेकर आना, चीजों को पैक करना। जितनी भी इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर है जो कि डायरेक्ट लेबर की हेल्प कर रही होती है, इनडायरेक्ट लेबर भी आपकी लेबर है जिसको आपने पेमेंट करनी है, जिसको आपने अदायगी करनी है, जो काम करेगी आपके लिए। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल में ये तो लिखना है कि हमने डायरेक्ट मटेरियल कितने का खरीदा, कितना खर्च किया, उस पर कितना पैसा खर्च हुआ। अकाउंटिंग में तो भाई हम क्वालिटी को नहीं देखते, क्वांटिटी को देखते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देखते। कभी आपने नहीं लिखा मशीनरी, इतनी मशीनरी है, नहीं 10 मशीनरी है, नहीं लिखा, मशीनरी की अमाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये लेबर, डायरेक्ट लेबर को कितनी वेजेस सैलरीज दी आपने, इनडायरेक्ट लेबर को कितनी उजरत दी, कितनी सैलरीज और वेजेस दी। इसी तरह आपकी तीसरी किस्म की लेबर है दैट इज ऑफिस स्टाफ। ऑफिस में काम करने वाले लोग, दफ्तरों में काम करने वाले लोग, एडमिन स्टाफ भी कहा जाता है। इंतजामिया में काम करने वाले लोग जो दफ्तर में काम करते हैं, उनको भी तो आपने एम्प्लॉय करना है, उनको भी रखना है जॉब पर, उनको भी तनख्वाहें देनी है। तो आपकी लेबर भी 4 तरह की है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ऑफिस स्टाफ और फिर सेलिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, सेलिंग स्टाफ या मार्केटिंग स्टाफ। स्टाफ के लिए पर्सनल्स का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, लोग, शख्सियतें जो आपके पास काम करते हैं। तो 4 किस्म का मटेरियल है, 4 किस्म की लेबर है बेटा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर ये फैक्ट्री में काम करते हैं, ये फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, प्रोडक्शन जहां पर हो। ऑफिस सप्लाईज और शिपिंग सप्लाईज ये ऑफिस का एक्सपेंस है, ये दफ्तरों में होते हैं। तो फैक्ट्री एक प्रोडक्शन एरिया है, एक ऑफिस का एरिया है जहां पर सारा ऑपरेशनल वर्क होना है, ठीक है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक है जहां पर दफ्तरी सारे काम होने हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री में काम करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, ऑफिस सप्लायर और शिपिंग या सेलिंग सप्लायर ऑफिस में इस्तेमाल होती है। इसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री में काम करती है और ऑफिस स्टाफ और सेलिंग स्टाफ ऑफिस में काम करता है। तो आपका मटेरियल भी 4 तरह का है, आपकी लेबर भी 4 तरह की है। मटेरियल भी 4 तरह का है, लेबर भी 4 तरह की है। अब आ जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड पर। फैक्ट्री ओवरहेड का जो नाम है, फैक्ट्री ओवरहेड का जो नाम है, इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्री ओवरहेड का? बेटा फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब है फैक्ट्री के बाकी सारे एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के अब वो बाकी सारे एक्सपेंसेस कौन से हैं? अगर आप काउंट करने बैठे तो फैक्ट्री के बाकी एक्सपेंसेस चाहे हंड्रेड्स में हो, फैक्ट्री के बाकी सारे एक्सपेंसेस चाहे हंड्रेड्स में हो। इस वजह से हम बाकी सबको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने क्या किया है, क्लासिफाई किया है कॉस्ट को। कॉस्ट को क्या किया है? क्लासिफाई। इतना तो पता चल गया मटेरियल 4 तरह का है, ये भी पता चल गया लेबर कितनी तरह की है, 4 तरह की है। अब हमने फैक्ट्री ओवरहेड की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने, कॉस्ट अकाउंटिंग के बनाने वालों ने जैसे हमें सिखाया भी सीजीएस का फॉर्मेट कैसे बनना है, अपने पास थोड़ी बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट को जो फॉर्मेट बनाते हैं, क्या मेरा बनाया हुआ फॉर्मेट है?
भाई ये बनाने वालों ने जिन्होंने इस सब्जेक्ट को इसको तरतीब दिया है उनकी बनाई गई टेक्निक है जिसको हम फॉलो करते हैं। इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने वालों ने इसकी तरतीब बताई है कि जब आपने किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना, तो आपने मटेरियल में से लेना है डायरेक्ट मटेरियल। क्या लेना है? डायरेक्ट मटेरियल। लेबर में से लेनी है डायरेक्ट लेबर। और क्या करना है? तीसरी चीज लेनी है फैक्ट्री ओवरहेड। पता हमें होना चाहिए भी मटेरियल 4 तरह का है, लेबर भी 4 तरह की है। फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने बताया भाई कि मटेरियल में से आपने लेना है डायरेक्ट मटेरियल का पोर्शन, फिर लेनी है डायरेक्ट लेबर। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या करना है? जितना इनडायरेक्ट मटेरियल है फैक्ट्री ओवरहेड में लिखना है, जितनी इनडायरेक्ट लेबर है फैक्ट्री ओवरहेड में लिखनी है। अब जरा देखिएगा, मटेरियल में से डायरेक्ट मटेरियल यहां पर आ गया, इनडायरेक्ट मटेरियल कहां चला गया? एफओएच में। लेबर में से डायरेक्ट लेबर यहां पर आ गई, इनडायरेक्ट चली गई एफओएच में, इनडायरेक्ट चली गई एफओएच में। अब मैंने क्या बताया था? ये दोनों जो हैं, ये दोनों एक्सपेंसेस ये किससे रिलेटेड है? ऑफिस से रिलेटेड है। ये दोनों एक्सपेंसेस से किससे रिलेटेड है? ऑफिस से रिलेटेड है। ये दोनों भी ऑफिस से रिलेटेड हैं, ये दोनों भी ऑफिस से रिलेटेड है। इनको फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं लिख सकते हैं, ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, इनको ऑफिस एक्सपेंसेस में लिखा जाता है। ये प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा कौन से होता है? ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, ये भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल भी फैक्ट्री का एक्सपेंस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री का एक्सपेंस है। और इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो कहां लिखने जा रहे हैं हम? फैक्ट्री ओवरहेड। ये जो ऑफिस के एक्सपेंस हैं ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। अच्छा जी, अब हम इस बात नतीजे पर पहुंचे हैं कि भाई आपकी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट में से एक चीज क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? एक एलिमेंट है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा एलिमेंट कौन सा है? डायरेक्ट लेबर। तीसरा एलिमेंट है फैक्ट्री ओवरहेड। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। मैंने बताया अगर हम गिनने बैठेंगे शायद ये हंड्रेड्स में आ जाएंगे, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में किस तरह फैक्ट्री ओवरहेड को क्लासिफाई किया गया है? फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस में से मेजर एक्सपेंसेस है जी इनडायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट लेबर, तीसरा डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये फिक्स्ड एसेट्स वो वाले हैं जो फैक्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सारे वो फिक्स्ड एसेट्स जो फैक्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, उनकी डेप्रिसिएशन भी फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड के मेजर एक्सपेंसेस जो हैं उनमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये फैक्ट्री ओवरहेड के मेजर एक्सपेंसेस में से फोर्थ मेजर एक्सपेंस है फैक्ट्री ओवरहेड का। कि आप समझ लें 100% जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं ना, इनका जो फैक्ट्री एरिया होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग एरिया जो होता है, इनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट वो होती है मशीनरीज की शक्ल में, रॉ मटेरियल की शक्ल में, नामुकम्मल चीज़ों की शक्ल में, फिनिश गुड्स की शक्ल में। सारा बिजनेस ही, सारी इन्वेस्टमेंट भी उन्हीं में होती है। तो इन्होंने उसकी लाजमी इंश्योरेंस करवाई होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का फोर्थ मेजर एक्सपेंसेस में से एक्सपेंस है इंश्योरेंस एक्सपेंस, जो इन्होंने अपने फैक्ट्री प्रीमिसेस की इंश्योरेंस करवाई होती है। इंश्योरेंस का वो हिस्सा जो एक्सपायर्ड हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस ना एडवांस में पे की जाती है, एडवांस में दे दी जाती है। जितना इंश्योरेंस का हिस्सा क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है, वो आपका एक्सपेंस बन जाता है। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा एडवांस में इंश्योरेंस देती है। आज आपने इंश्योरेंस करवाने तो पहले साल का प्रीमियम आपको आज ही देना पड़ेगा। आज जो प्रीमियम दिया वो पूरे साल के लिए है। तो जिस भी लम्हे आपने कॉस्ट निकालनी हो
उतनी देर तक देख लिया जाता है कितना इंश्योरेंस का हिस्सा एक्सपायर हो चुका है। मतलब अगर आपने 12 महीने की इंश्योरेंस दिया ना, तो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कॉस्ट 6 महीने के बाद, तो आप इंश्योरेंस पूरी अमाउंट में से कितनी लेंगे? 6/12 करके 6 मंथ की अमाउंट लेंगे और उसको अपना एक्सपेंस समझेंगे। क्योंकि इंश्योरेंस अगर आपने पूरे साल की पे की है तो आप कॉस्ट 6 महीने के बाद निकाल रहे हैं, तो इंश्योरेंस का एक्सपेंस भी 6 महीने का लिया जाएगा। बेटा फिफ्थ मेजर एक्सपेंस है यूटिलिटीज एक्सपेंसेस। यूटिलिटीज एक्सपेंसेस कौन से होते हैं जी? जितनी भी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, गैस यूज किया जाता है, वाटर यूज किया जाता है, और इसके अलावा यूटिलिटीज जो फैक्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, ये आपका फिफ्थ मेजर एक्सपेंस होता है। फिफ्थ मेजर एक्सपेंस है फैक्ट्री का। तो हम क्या पढ़ रहे हैं जी? प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए क्या चाहिए था? डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट मटेरियल की हिस्ट्री मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको बताया कि मटेरियल जो है वो 4 तरह का होता है, उसमें से डायरेक्ट मटेरियल निकाल के यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बना देते हैं। लेबर भी 4 तरह की होती है, लेबर में से डायरेक्ट लेबर को निकाल कर आप प्रोडक्शन कॉस्ट का, प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बना देते हैं। मटेरियल में से इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाता है। कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने इस कॉस्ट को क्लासिफाई करने का तरीका बताया कि इनडायरेक्ट मटेरियल भी एफओएच में लिखे, इनडायरेक्ट लेबर भी एफओएच में लिखे। ये एफओएच के अदर मेजर एक्सपेंसेस हैं। इनके अलावा जितने भी बाकी एक्सपेंसेस हैं उनको मिसलेनियस एक्सपेंसेस या अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस कहा जाता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस कहा जाता है। ये बाकी सारे एक्सपेंसेस बहुत जरा समझ में अब ध्यान से कि 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने अल्टीमेटली समराइज किया है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। बेटा ये बता, समझा मैं ये रहा हूं कि आपने जब मटेरियल खरीदना है तो 4 तरह का खरीदना है। उसमें से जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगाना है वो कौन सा लगाना है? डायरेक्ट मटेरियल। जब एक कंपनी ने पेमेंट करनी है लेबर को, तो अपनी 4 तरह की लेबर को पे करना है। ये तो नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री की लेबर को देना है या सिर्फ ऑफिस की लेबर को देना है। आपने जब अदायगियां करनी है, सैलरीज और वेजेस देनी है, तो अपनी 4 तरह की लेबर को सैलरी देनी है। उसमें से जो डायरेक्ट लेबर होगी उसे निकाल कर अलग लिख देना है। इनडायरेक्ट मटेरियल को अलग लिख देना है, इनडायरेक्ट लेबर को अलग लिख देना है। बेटा ये जो एक्सपेंसेस होंगे ना ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस इकट्ठे हो जाएंगे। ये वाला भी, ये वाला सेलिंग के सारे एक्सपेंसेस, सेलिंग का मटेरियल भी और सेलिंग के लेबर भी, ये इकट्ठे हो जाएंगे। अल्टीमेटली डायरेक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आएगा, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए लिखा जाएगा, डायरेक्ट लेबर लिखी जाएगी और फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल ये है कि जब आपने डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट, इन सब को लगाना है। मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हैं, जब घर में कोई सालन बनाता है ना, तो क्या करते हैं? उसमें डायरेक्ट मटेरियल भी डालते हैं, जिसके बगैर सालन का वजूद नहीं है। आपको पता चला कि घर में आज गोभी गोश्त बना हुआ है, तो उसमें 2 चीजें डायरेक्ट हैं, गोभी और गोश्त। बाकी सब क्या है? क्या इन दोनों से सालन बन जाएगा? बता, बाकी सब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। उसमें लेबर भी लगती है। एक डायरेक्ट लेबर है जो बनाना जानते हैं कि भाई कैसे बनाना है, कितना हीट देनी है, कब रखना है, कब उतार देना है, कब उसे प्रेशर के ऊपर बंद करना है, कब खोलना है, जो टेक्निक जानते हैं, कितने मसाले डालने हैं, कब डालने हैं, डायरेक्ट लेबर उसको कहा जाता है। जो हेल्पर्स हैं, जो सिर्फ कहने पर अमल करते हैं, उसको रखते हैं, उसको काटते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, उसको हिला देते हैं जाकर, वो इनडायरेक्ट लेबर है। और बाकी सारे खर्चे कौन से हैं? वो जो प्रेशर कुकर यूज हो रहा है, वो जो हंडिया यूज हो रही है, उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, यूटिलिटी गैस है उसकी डेप्रिसिएशन हो गई। इनडायरेक्ट मटेरियल मैंने बता दिया, इनडायरेक्ट लेबर आपको बता दी। अब मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंश्योरेंस करवाई जाती है, तो इंश्योरेंस आपका मेजर है। इसके अलावा जितने बाकी एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा जितने बाकी एक्सपेंसेस हैं वो सारे क्या हैं? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब होता क्या है, आप डायरेक्ट मटेरियल भी और डायरेक्ट लेबर भी और फैक्ट्री के बाकी सारे खर्चे भी उस बर्तन में कर रहे होते हैं जहां पर आपने वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए।
बेटा वो मशीन जिसमें आप डायरेक्ट मटेरियल भी डाल देते हैं, डायरेक्ट लेबर भी इम्प्लॉय कर रहे होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे भी डाल देते हैं, उस मशीन को कहा जाता है वर्क इन प्रोसेस। क्या कहा जाता है? वर्क इन प्रोसेस। जब डायरेक्ट मटेरियल हम लगा दें ना तो हम कहते हैं हमने वर्क इन प्रोसेस में लगा दिए डायरेक्ट मटेरियल। जब डायरेक्ट लेबर को हम पे करते हैं तो हम कहते हैं हमने वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट लेबर लगा दी है, कॉस्ट सारी इसमें लगा दी है, सारी कॉस्ट इसमें जमा हो जाती है, वर्क इन प्रोसेस में जमा हो जाती है, डायरेक्ट मटेरियल भी इसमें जमा हो जाता है, डायरेक्ट लेबर भी इसमें जमा हो जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड भी इसमें जमा हो जाती है। जब डायरेक्ट मटेरियल खरीदा जाता है तो मटेरियल को डेबिट किया जाता है, जब लेबर को पे किया जाता है तो लेबर को डेबिट किया जाता है, जब एफओएच के एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है, इन सबको डेबिट किया जाता है। जब ये सारे एक्सपेंसेस एफओएच में होते हैं तो सारे डेबिट होते हैं। जब मटेरियल खरीदा जाता है तो मटेरियल को डेबिट किया जाता है, जब लेबर को पे किया जाता है तो लेबर को डेबिट किया जाता है। लेकिन जब ये तीनों चीजें डायरेक्ट मटेरियल जब वर्क इन प्रोसेस में लगाया जाता है, डायरेक्ट मटेरियल जब खरीदा जाए जब मटेरियल डेबिट होता है, लेकिन जब ये मटेरियल प्रोडक्शन में लगा दिया जाए तो बेटा वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाता है, ये डायरेक्ट मटेरियल खुद क्रेडिट हो जाता है। जब आप मटेरियल काट कर बर्तन में डाल देते हैं तो मटेरियल क्रेडिट हो गया, वो बर्तन जो वर्क इन प्रोसेस जिसका नाम हमने रखा है, वो बर्तन वो हंडिया जिसमें हम सारी चीजें डाल रहे हैं उसका नाम हमने वर्क इन प्रोसेस रखा है। वो मशीन जिसमें हम मटेरियल लगा रहे हैं, जिसमें लेबर लगा रहे हैं, जिसमें फैक्ट्री में खर्चे कर रहे हैं, उस मशीन का नाम हमने वर्क इन प्रोसेस रखा है। जब मटेरियल खरीदना तो डेबिट होता है, जब ये मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में लगाया जाता है तो ये मटेरियल खुद क्रेडिट हो जाता है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाती है। इसी तरह जब लेबर को आप पे करते हैं तो लेबर डेबिट होती है, लेकिन जब ये डायरेक्ट लेबर वर्क इन प्रोसेस में लगा दी जाए तो डायरेक्ट लेबर क्रेडिट हो जाती है, वर्क इन प्रोसेस दूसरी वजह से डेबिट हो जाता है। जब फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस जब हो रहे होते हैं तो ये सारे एफओएच में डेबिट होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड इनकी वजह से डेबिट होता चला जाता है। लेकिन जब फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क इन प्रोसेस में लगाना है तो फैक्ट्री ओवरहेड ने क्रेडिट हो जाना है, इन सब ने फैक्ट्री ओवरहेड ने क्रेडिट हो जाना है, वर्क इन प्रोसेस ने डेबिट हो जाना है। तो वर्क इन प्रोसेस बेटा तीन वजह से डेबिट होता है, जब डायरेक्ट मटेरियल लगाया जाए, जब डायरेक्ट लेबर लगाई जाए और जब फैक्ट्री ओवरहेड लगाई जाए। ये कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल है, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल है कि जब मटेरियल खरीदा जाए तो मटेरियल डेबिट होता है, जब लेबर को पे किया जाए तो लेबर डेबिट होती है, जब फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे हो रहे हो तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होती है। लेकिन जब आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को इनको जब प्रोडक्शन में लगा देते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल खुद क्रेडिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा, पता चलेगा भी मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में लग चुका है। जब डायरेक्ट लेबर आप वर्क इन प्रोसेस में लगा देंगे तो डायरेक्ट लेबर खुद क्रेडिट हो जाएगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा। जब फैक्ट्री ओवरहेड कंप्लीट हो जाए और फैक्ट्री ओवरहेड को आप वर्क इन प्रोसेस में लगा दें तो फैक्ट्री ओवरहेड खुद क्रेडिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा। वर्क इन प्रोसेस तीन वजह से डेबिट होगा, डायरेक्ट मटेरियल की वजह से, डायरेक्ट लेबर की वजह से, फैक्ट्री ओवरहेड की वजह से। दैट इंडिकेट्स कि आपने प्रोडक्शन में ये तीनों एलिमेंट लगा दिए हैं। पहले इनका अपना अपना बैकग्राउंड है, इनको पहले खरीद कर लाना है, उसमें से डायरेक्ट मटेरियल निकालना है, पहले सारी लेबर को पे करना है, उसमें से डायरेक्ट लेबर को निकालना है, इनडायरेक्ट मटेरियल को शिफ्ट करना है वर्क एफओएच में, इनडायरेक्ट लेबर को शिफ्ट करना है एफओएच में, फिर एफओएच के बाकी तीनों खर्चे रिकॉर्ड करने हैं। जब ये तीनों मुकम्मल हो जाएं अब अगली बारी आनी है कि इस मटेरियल को लगाना है वर्क इन प्रोसेस में, इस डायरेक्ट लेबर को लगाना है वर्क इन प्रोसेस में, इस एफओएच को लगाना है वर्क इन प्रोसेस में। तो जब आप वर्क इन प्रोसेस की हंडिया में उस मशीन में जब चीजें तैयार कर लेते हैं ना, जब वर्क इन प्रोसेस तैयारी जब मुकम्मल हो जाती है तो उस बर्तन से निकाल कर उसे बाउल में किसी ऐसी ट्रे में रख दिया जाता है जहां पे वो सर्व किया जाना है। उनको कहते हैं ये वर्क इन प्रोसेस से निकलकर चीजें फिनिश गुड्स में बदल गई हैं। वर्क इन प्रोसेस के बाद अगली स्टेज कौन सी है? फिनिश गुड्स की। वर्क इन प्रोसेस के बाद अगली स्टेज है जी फिनिश गुड्स। अब होगा क्या? वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा था, वर्क इन प्रोसेस के बाद अब आपने वर्क इन प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, आप फिनिश गुड्स तैयार हो जाएंगे। तब होगा क्या? पहले सारा वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा था ना, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा था। अब जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाएंगे ना तो वर्क इन प्रोसेस खुद क्रेडिट हो जाएगा, फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएंगे। यस सर।
वर्क इन प्रोसेस खत्म हो गया, क्रेडिट हो गया। अब फिनिश गुड्स तैयार हो जाएंगी तो फिनिश गुड्स डेबिट होना चाहिए। तरतीब याद रखनी है। सबसे पहले देखेंगे आपने मटेरियल को डेबिट करना है, फिर जब मटेरियल में से डायरेक्ट मटेरियल जाएगा कहाँ पर, मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा। पहले सारी लेबर डेबिट करनी है, लेबर में से डायरेक्ट लेबर कहाँ चले जाएगी, वर्क इन प्रोसेस में। इनडायरेक्ट मटेरियल किसमें चला जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर किसमें चले जाएगी, ये बाकी ऑफिस के एक्सपेंस ऑफिस में चले जाएंगे, सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग में चले जाएंगे। जब ये डायरेक्ट मटेरियल आ जाए, डायरेक्ट लेबर आ जाए और फैक्ट्री ओवरहेड आ जाए, अब इनको शिफ्ट करना है वर्क इन प्रोसेस। डायरेक्ट लेबर जब वर्क इन प्रोसेस में जाएगी तो डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट मटेरियल जब वर्क इन प्रोसेस में जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर जाएगी तो इसी तरह लेबर क्रेडिट हो जाएगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा। जब एफओ जाएगी तो एफओ खुद क्रेडिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा। पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल है। मैं साथ साथ आपको एंटिटी बता दूं कि एंटिटी में डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। जब वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स में बदल जाएगा, लिखा होगा क्वेश्चन में, गुड्स कंप्लीटेड, फिनिश गुड्स कंप्लीट हो गई है, तो आपने फिर क्या करना है, एंटिटी में वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट करना है, फिनिश गुड्स को डेबिट करना है। यस सर। जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाती हैं, अगली स्टेज है उन चीजों को मार्केट में बेचने की। फिनिश गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर सेल। तो जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाएंगी तो अब आपने मार्केट में बेचना है। जब मार्केट में बेचना है फिनिश गुड्स को, फिनिश गुड्स जो पहले डेबिट थी, जब ये सेल हो जाएंगी तो ये फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएंगी, चली जाएंगी आपके पास से। जितनी गुड्स सेल हो जाएंगी उनका रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करके। तो फिनिश गुड्स जब सेल हो जाएंगी तो फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर दिया जाएगा। ये है कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। इस फिगर भी समझ आ जाए ना आपको तो आपके लिए चैप्टर का 70% पोर्शन समझ आज ही कंप्लीट हो। इन्हीं की बेस पर एंट्रीज करनी है। ये जो डेबिट क्रेडिट मैंने बताया ना, हर क्वेश्चन में हमने उन्हीं चीजों को डेबिट और उन्हीं चीजों को क्रेडिट करना है। सिर्फ मैंने इसलिए सारी बातें आपको बताई, जब आपने फर्स्ट एंट्री करनी तो उसमें लिखा होना जी मटेरियल खरीदा, तो मटेरियल तो 4 तरह का खरीदा होगा, मटेरियल तो 4 तरह का परचेज किया होगा। जब उसने कहना लेबर को पे किया तो लेबर तो 4 तरह की लेबर को पे किया होगा। जब फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री ओवरहेड पे तो सारे एक्सपेंसेस होने हैं, तो आपको याद रहे कि पहले हमने सारे मटेरियल को लिखना है, उसमें से डायरेक्ट मटेरियल को शिफ्ट करना है वर्क इन प्रोसेस में, फिर उसमें से डायरेक्ट लेबर को शिफ्ट करना है किसमें, वर्क इन प्रोसेस में। इनडायरेक्ट मटेरियल को किसमें शिफ्ट कर देना है, फैक्ट्री ओवरहेड में। इनडायरेक्ट लेबर को किसमें शिफ्ट कर देना है, फैक्ट्री ओवरहेड में। फिर ये अलग अलग एक्सपेंसेस होंगे, इन अलग अलग एक्सपेंसेस को फैक्ट्री ओवरहेड में डेबिट करते जाना है। फिर जब फैक्ट्री ओवरहेड भी कंप्लीट हो जाएगी, इन तीनों को आपने वर्क इन प्रोसेस में डेबिट करना है और इन तीनों को क्या कर देना है, फिर वर्क इन प्रोसेस है फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोसेस जो पहले डेबिट था अब क्रेडिट हो जाएगा, फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएंगे। इसी तरह जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाएंगी, जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाएंगी, फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। जब फिनिश गुड्स सेल हो जाएंगी तो ये फिनिश गुड्स क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा। ये कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल है। इस फिगर को अच्छी तरह याद कर लें, आपके लिए एंट्रीज को समझना आसान हो जाएगा। कल से हम इंशाल्लाह ताला हर दिन के हिसाब पहले हम मटेरियल से रिलेटेड सारी एंट्रीज पढ़ेंगे, मैं आप करवाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, फिर लेबर से रिलेटेड, फिर एफओ से रिलेटेड, और फिर ये कंप्लीशन साइकिल। ये 3 दिन लगेंगे हमें ये सारी एंट्रीज समझने में। उसके बाद हम इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कर सकेंगे इंशाल्लाह।